और इतिहास गवाह है, जब भी महाशक्तियां समंदर पर कब्जे की लड़ाई लड़ती हैं, सबसे पहले शांति डूबती है। हॉर्मुज स्ट्रेट आज उसी खतरनाक मोड़ पर है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और अब वही बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। आधी रात सीज फायर फिर से टूट गया। अमेरिकी सैन्य हलचल के बीच ईरान ने हाई अलर्ट जारी किया और जवाबी कार्रवाई का दावा भी किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर मिनी वॉर के जरिए हॉर्मुज में ताकत की नई लकीर खींची जा रही है, क्योंकि बंदर अब्बास से लेकर केश्म और अबू मूसा तक पूरा समुद्री इलाका अब सैन्य शतरंज का मैदान बन चुका है। में एक साथ कई धमाके सुने गए। रात करीब 1:30 बजे बारूदी शोर से हॉर्मुज दहल गया। ईरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जबकि अरब सागर में तैनात यूएस युद्धपोत भी सक्रिय हो गए। और हॉर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बन चुका है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा प्लान बनाया था जिससे हॉर्मुज में ईरान कमजोर पड़ जाए। इसके लिए रात के अंधेरे में हॉर्मुज दहलाने का प्लान अमेरिका ने बनाया था। रात करीब 1:30 बजे अमेरिकी ऑयल टैंकर हॉर्मुज में जबरन घुसने की कोशिश में था। इसके लिए टैंकर के रडार सिस्टम को बंद करके घुसपैठ की तैयारी थी। इसके लिए अमेरिकी नेवी बोट ने सहायता की थी। इस दौरान ईरानी सिस्टम ने उसे पकड़ लिया। पहले ईरानी फोर्स ने चेतावनी दी। रडार सिस्टम बंद करके जो ये शिप आ रहा था, घुसपैठ कर रहा था, उसको ईरानी सिस्टम ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद पहले गोलीबारी, वहां पर सिस्टम ने चेतावनी दी और उसके बाद फिर फोर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से यूएस टैंकर को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान ईरानी बोट ने ओमान तक पीछा भी किया था। पहला है केश्म आइलैंड, जो फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है और रणनीतिक रूप से बंदर अब्बास के ठीक सामने एक फॉरवर्ड बेस के रूप में काम करता है। इस द्वीप पर एक विशाल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। दूसरा टारगेट है हॉर्मुज आइलैंड। ये सी माइंस का कमांड सेंटर है। यहाँ हॉर्मुज पर निगरानी के लिए हाईटेक रडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ग्रिड मौजूद है। इससे अगला टारगेट लारक द्वीप, जिसे ईरान का नेचुरल गेटकीपर कहा जाता है। यहाँ चट्टानी पहाड़ियों के नीचे सैन्य बंकर और सुरंगें बनाई गई हैं, जहाँ मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। इससे आगे अबू मूसा आइलैंड भी है, जो ईरान ने एक मजबूत सैन्य आउटपोस्ट और एयर स्ट्रिप तैयार की है। ये द्वीप सीधे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के पास है, जिससे जहाजों को बंधक बनाने, तेल टैंकरों का रास्ता रोकने में रणनीतिक बढ़त मिलती है। और ईरान ने आधी रात अमेरिकी टैंकर को खदेड़ दिया था, जिसका महज 30 मिनट में अमेरिका ने बदला ले लिया। इस बार बंदर अब्बास पोर्ट हमले में दहल गया। बंदर अब्बास में कई जगह हमले किए, जिसमें ईरानी नेवी हेडक्वार्टर को टारगेट किया। फिर IRGC कमांड सेंटर, IRGC स्वार्म बोट यूनिट्स पर भी ड्रोन हमले हुए। सी माइंस कमांड सेंटर पर भी हमला हुआ, जबकि ड्रोन कैरियर यूनिट को टारगेट किया। अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज को भी नुकसान पहुंचा। और ईरान ने जाहिर कर दिया है कि बारूद का जवाब भी बारूद से ही मिलेगा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी एक्शन शुरू कर दिया है। ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया। कुवैत के अमेरिकी बेस से ही ईरान के बंदर अब्बास इलाके में हमले किए गए थे और इसलिए अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने भी कुवैत को ही टारगेट किया। सीज फायर के बावजूद ईरान ने हमले के लिए अपने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया। कतर में अचानक हमले से अफरा तफरी मच गई, लेकिन ईरान ने किसी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया। सभी हमले अमेरिकी बेस को निशाने पर रखकर किए गए। ईरान बार बार एक खास इलाके पर हमला कर रहा था। ईरान के निशाने पर कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना का बेस था। अमेरिकी बेस पर पैट्रियट और दूसरे डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, लेकिन ईरान ने सभी हमले खुजेस्तान से किए। खुजेस्तान का इलाका कुवैत के ठीक सामने है। सभी हमले ईरान के दक्षिण पश्चिमी छोर से किए गए। ईरान की तरफ से कहा गया है कि कुवैत पर हमला दुश्मन के लिए चेतावनी है। अमेरिका के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा हर एक्शन पहले से अधिक घातक होगा। अमेरिकी हमले की जानकारी सुप्रीम लीडर को दी गई है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने सेना प्रमुख को नया आदेश दिया है। ईरान की सेना ने अब कई मोर्चों पर नई टीम का गठन किया है। और ईरान ने कुवैत पर हमले के लिए खोजिस्तान मोर्चे का इस्तेमाल किया। खोजिस्तान में IRGC का हेडक्वार्टर है। यहाँ ईरानी सेना का करबला नाम का ऑपरेशनल बेस मौजूद है। बड़े पैमाने पर यहाँ ईरान ने मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। ईरान का आर्टिलरी ग्रुप भी तैनात है, क्योंकि यहाँ से कुवैत पर हमला करना बेहद आसान है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस कैंप आरिफजान को निशाना बनाया, क्योंकि यहाँ अमेरिकी वायुसेना और नेवी की तैनाती है। कुवैत में ही अमेरिकी मरीन कोर की मौजूदगी है। ईरान पर हमले में इसी बेस का इस्तेमाल होता है। अमेरिका के कई सर्विलांस विमान और ड्रोन की तैनाती है। ईरान ने जाहिर कर दिया है कि ईरान भी अमेरिका से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या होगा? ईरान का टारगेट कई देश बन सकते हैं। ईरान ने अपनी एरोस्पेस फोर्स को अलर्ट किया है।
एरोस्पेस फोर्स हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। एरोस्पेस फोर्स की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। और फारस की खाड़ी में दर्जनों तेल टैंकर और आसमान में लगातार धमाके। मिसाइलों का मलबा गिरने से तेल से लदे टैंकर में भी आग लग सकती थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि खाड़ी देशों में इन हमलों को लेकर अमेरिका के प्रति नाराजगी बढ़ी है। इस बीच ईरान ने क्विक रिएक्शन टीम बना दी है और सुप्रीम लीडर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है कि मुस्तफा ने कहा है कि यूएस के हर हमले का जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के हमले के कुछ ही मिनटों बाद ईरान से भी हमला होगा। सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाए। हमले के लिए ईरानी सेना घातक ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल करे। कुवैत पर हमले के बाद अरब देशों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे एयर डिफेंस अलर्ट मोड पर रखे जाएंगे। ईरान से कतर पर हमले के बाद हड़कंप मच गया है। अरब देश डरे हुए हैं। ईरानी मिसाइलों को गिराने के लिए मुस्तैदी बरती जा रही है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, व्हाइट हाउस के भीतर बेचैनी और तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार यह दावा कर रहे हो कि उन पर इन चुनावों का कोई दबाव नहीं है और वो ईरान के खिलाफ इस संघर्ष को कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ट्रंप कैबिनेट के भीतर इस बात को लेकर सबसे बड़ा डर है कि अमेरिका पश्चिम एशिया के एक ऐसे राजनीतिक और सैन्य दलदल में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता यानी एग्जिट रूट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप के ये बयान उनकी चिंता और घबराहट दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म यानी मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव नवंबर 2026 में होगा। आमतौर पर यह चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होता है, यानी 2026 में मिड टर्म की संभावित तारीख 3 नवंबर 2026 है। इन चुनावों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर चुनाव होगा। सीनेट की लगभग 1/3 सीटों पर चुनाव होगा। और ईरान संकट में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई एग्जिट रूट नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ ईरान ने यूरेनियम पर बातचीत से इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार किसी भी कीमत पर किसी दूसरे देश के हवाले करने को तैयार नहीं है। ईरान की सीधी शर्त है कि बातचीत की मेज पर सिर्फ नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और युद्ध विराम पर ही बात होगी। इस कड़े रुख के साथ ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है, जिससे पीछे हटने को वो कतई तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप पर नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनावों से ठीक पहले हर हाल में समझौता करने का भारी दबाव है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता के सामने दिखाने के लिए एक ऐसी बड़ी कूटनीतिक जीत चाहिए जिसका पूरा श्रेय वो खुद ले सके। इस समझौते के जरिए ट्रंप पर अपनी गिरती लोकप्रियता को संभालने के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति दिखना वो चाहते हैं, लेकिन खोखले हो चुके हथियारों के जखीरे की वजह से वो बिना किसी सैन्य समाधान के इस दलदल से बाहर निकलने को लाचार है। अमेरिका के प्री पोल सर्वे में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि अगर ईरान संकट का हल नहीं हुआ तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों का नियंत्रण छिन सकता है। इस राजनीतिक दबाव को हाल ही में हुए टेक्सास प्राइमरी के नतीजों ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी अब इस आंतरिक फूट का फायदा उठाकर नवंबर में होने वाले कड़े मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी में है। ईरान के खिलाफ युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े हथियार संकट से जूझ रहे हैं। अमेरिकी हवाई सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल मानी जाने वाली पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को साल 2029 के तक का समय लगेगा। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने वाला थार्ड सिस्टम भी अब बिना मिसाइलों के लाचार है और इसका नया स्टॉक साल 2029 के अंत से पहले तैयार होना नामुमकिन है। लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिका की सबसे मारक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों का जखीरा भी काफी हद तक खत्म है और सेना में इनकी वापसी के लिए साल 2030 तक का लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे में वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस लाचारी के बीच चीन या किसी दूसरे मोर्चे पर युद्ध छिड़ गया तो अमेरिका मुकाबला करेगा कैसे? डिफेंस रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका फिलहाल कोई नया युद्ध लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। अगर अमेरिका लंबे समय तक पश्चिम एशिया में हथियार खर्च करता रहा तो चीन जैसे संभावित बड़े मोर्चे पर उसकी तैयारी प्रभावित हो सकती है।